अर्जुन की माँ मालिनी रसोई में खाना बना रही होती है कि इतने में डोरबेल बजती है। मैं जाकर देखता हूँ माँ। अरे रुक, तू आराम से नाश्ता कर, बजाने दे घंटी। कुछ देर नहीं खोलेंगे तो चली जाएगी वापस। ओहो माँ, मेरा एक जरूरी पार्सल आने वाला है, जरूर वही होगा। मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर अर्जुन नाश्ते के बीच से उठा और घर का मेन गेट खोल दिया। पर सामने एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर अर्जुन का मुंह उतर गया और बुझी आवाज में उसने अपनी माँ से कहा, माँ, शिल्पा ताई आए हैं। अरे अपनी माँ को बाद में बुलाना, पहले मुझे अंदर तो आने दे। चल परे को हट। ये कहकर शिल्पा ने अर्जुन को हल्के से धक्का दिया, खुद घर के अंदर आ धमकी। तब तक अर्जुन की माँ मालिनी भी रसोई से बाहर आ चुकी थी। और फिर, अरे शिल्पा जी, आज आप इतनी जल्दी? हाँ, अरे मैं तो पहले ही आ रही थी, पर फिर सोचा कि आज इतवार है तो क्या जाने तुम लोग सो रहे होगे, बस यही सोच के थोड़ा रुक सी गई। हाँ, बड़ी मेहरबानी। वैसे आज क्या खत्म हो गया है आपका? वो थोड़ी सी चीनी चाहिए थी, ये लो कटोरी भर दो। आज यही सोचकर उठी थी कि सबके लिए बढ़िया सी खीर बनाऊंगी, पर डिब्बा खोल के देखा तो मरी चीनी का एक दाना भी ना निकला। अब सुनील और रक्षी भी कल देर से घर लौटे थे तो उन्हें जगाना ठीक ना लगा मुझे। हाँ जी, सही कह रही हो, लाओ कटोरी दे दो। हाँ, ये लो कटोरी। वैसे खुशबू तो बड़ी बढ़िया आ रही है तुम्हारी तरफ। क्या बनाया है आज नाश्ते में? कुछ खास नहीं, मेथी आलू की सब्जी और पराठे हैं बस। अरे अरे अरे, मेथी आलू की भुजिया, भाई वाह, मुझे तो ये बड़ी ही पसंद है। आहा, बस जरा सी लहसुन और अदरक का तड़का लगाओ सूखी लाल मिर्च के साथ। भाई वाह वाह वाह, वैसी ही बनाई है ना तुमने? हाँ, वैसे ही बनाई है। खाओगी क्या? लाओ। अरे नहीं, पर इतनी जिद कर रही हो तो दे दो थोड़ी सी। आप ऐसा करो कि अपनी एक छोटी सी कटोरी में दे दो, कल आऊंगी तो वापस लेती आऊंगी कटोरी। शिल्पा मालिनी की पड़ोसन थी और हमेशा ऐसा ही करती थी। हर सुबह उसका पहला काम होता था मालिनी के घर जाकर खाना मांगना, कभी कच्चा सामान तो कभी पका पकाया खाना। शिल्पा किसी न किसी बहाने से मालिनी से वो सब मांग ही लेती थी और उसकी इस आदत से मालिनी के साथ साथ अब उसका बेटा अर्जुन भी चिढ़ने लगा था। माँ, आप ना बहुत भोली हो, तभी तो ये औरत आपको हर रोज बेवकूफ बनाकर सब कुछ मांग कर ले जाती है। अरे एक बार सीधे शब्दों में मना कर दोगी तो फिर कभी इसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर आपसे नहीं होता तो मुझे बोलो, मैं कल ही इस औरत का दिमाग ठिकाने पर लगाता हूँ। नहीं बेटा, पुराने पड़ोसी है, और सच कहूँ तो पहले शिल्पा जी ऐसी थी भी नहीं। तेरे बाबूजी बड़ा मानते थे इनके परिवार को, पर जब से महेश भैया गुजरे हैं तब से थोड़ी बावली सी हो गई है ये। हो सकता है कि कुछ दिक्कत भी हो घर में। अरे माँ, क्या दिक्कत होगी घर में? पति नहीं रहे तो क्या हुआ, इनका बेटा तो बढ़िया कमाता है, उल्टा इनकी तो बहू भी कमाती है। देखे नहीं इनके ठाट क्या? अभी पिछले महीने ही तो नई गाड़ी खरीदी है। और फिर शिल्पा ताई ने कभी खुद से कुछ कहा है क्या आपको? नहीं, कोई परेशानी हो ऐसा तो कभी नहीं जिताया, उल्टा हमेशा अपने बेटे बहू की तारीफ ही करती रहती है। तू छोड़ना ये सब और ये बता कि ऑफिस से छुट्टी कब ले रहा है? सबिता का फोन आया था, मुझे बोल रही थी शॉपिंग पर साथ चलने को। ओहो माँ, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। आप और सबिता देख लो ना सब कुछ प्लीज। ये लो, ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड, जो लेना है और जितने का भी लेना है आप दोनों देख लो सब कुछ। दरअसल यहाँ सबिता नाम की जिस लड़की के बारे में बात हो रही थी वो मालिनी की होने वाली बहू थी। अर्जुन और सबिता कॉलेज से एक दूसरे को पसंद करते थे और अब बहुत जल्द दोनों की शादी होने वाली थी। अर्जुन वेल सेटल था तो सबिता भी बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। मालिनी भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। और फिर एक दिन, कैसी हो मालिनी? हो गई बहू के स्वागत की तैयारियां? हाँ जी, बस अब सही से हो जाए सब कुछ। वैसे तो ज्यादातर काम खुद सबिता ने ही संभाल रखे हैं, मेरे अर्जुन को तो अपने ऑफिस से ही फुर्सत नहीं। चलो बढ़िया है। अब वैसे मैं ये कह रही थी कि वो थोड़ा सा गुड़ होगा क्या तुम्हारे पास? हाँ है तो सही,
पर थोड़ा पुराना हो गया है। अरे अरे अरे, फिर तो तुम्हारे काम कहीं नहीं रहा होगा। ऐसा करो, फिर जितना भी है वो सारा गुड़ मुझे ही दे दो। है, पर आप क्या करोगी उसका? शिल्पा वैसे थी तो मालिनी की पड़ोसन, लेकिन मालिनी ने उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह समझा था। लेकिन जिस तरह हर रोज खाना मांगने को लेकर शिल्पा की हिम्मत बढ़ती जा रही थी, उससे खुद मालिनी भी बहुत परेशान हो गई थी। और अब तो उसके घर पर नई बहू भी आने वाली थी। अर्जुन की शादी के बाद इस घर की रसोई अब उसकी बीवी सबिता के हाथों में थी। और आज क्या पकवा रही हो बहू से मालिनी? कड़ी चावल बनाए हैं ताई जी, आपके लिए लेकर आऊं क्या? हाँ हाँ, कड़ी चावल तो मुझे बहुत पसंद है, जरूर लेकर आओ। सबिता ने फौरन एक प्लेट में कड़ी चावल लगाकर शिल्पा को दे दिए, जिन्हें शिल्पा ने कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया और फिर बड़े प्यार से बोली, वाह भाई, वाह 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 वाह, मजा ही आ गया। बड़ी ही बढ़िया कड़ी बनाई बहू, जुग जुग जियो। ऐसा करो, इस कटोरी में थोड़ी सी कड़ी मुझे दे भी दो। जी ताई जी, बस अभी लाई। सबिता के लिए ये पहली बार था, इसीलिए उसे कुछ खटका नहीं। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद, सुनो जी, ये शिल्पा ताई की क्या दिक्कत है? अरे कुछ भी नहीं, एक नंबर की लालची औरत है। हर रोज खाना मांगकर खाने की आदत हो गई है। माँ को तो उसने अपने झांसे में ले रखा है, पर तुम इसके चक्कर में मत पड़ना। साफ साफ मुंह पर मना कर देना। हाँ। सबिता ने उस वक्त अर्जुन से कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। और फिर अगले दिन, और भाई मालिनी कहाँ हो? वो माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो अपने कमरे में आराम कर रही है। जरूरी काम हो तो मैं बुला लाऊं उन्हें? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा सरसों का तेल लेने के लिए आई थी। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर बाद में आती हूँ। नहीं ताई जी, रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। इसके बाद सबिता ने शिल्पा की लाई हुई छोटी सी बोतल में सरसों का तेल भरकर उसे दे दिया, जिसे लेकर शिल्पा वापस अपने घर चली गई। और फिर ये देखो, ये बुढ़िया फिर से कहीं से कुछ मांग कर लेकर आई है। ओह गॉड, इसने तो नाक कटा के रख दी है हमारी। मांगू नहीं तो और क्या करूं? तुम लोग तो मुझे कुछ देते ही नहीं, ना खाना और ना ही राशन। हाँ, तो जीवन भर का ठेका ले रखा है क्या तुम्हारा? अरे रहने की जगह दे रखी है, वो कम है क्या? भूलो मत, तुम्हारे पति ने जीवन भर जो कुछ कमाया है वो अपनी बीमारी पर खर्च भी कर कर चले गए। अब यहाँ जो कुछ भी है वो मेरा और मेरे पति का है बस। और मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी? सुनील बोल बेटा, क्या मैं तेरी कुछ नहीं लगती? अब मैं क्या ही कहूँ माँ, मेरा कहना तुम सुनती ही कहाँ हो। कब से कह रहा हूँ छोड़ आता हूँ तुम्हें किसी अच्छे वृद्धाश्रम में। जरूर वहां पर तुम भी खुश रहोगी और यहाँ हम भी खुश। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। शायद मेरी ही समझने में गलती हो गई। मोहल्ले में तुम लोगों की इज्जत बनी रहे, इसीलिए कभी किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तू ही सही है। अब जब बहू ने कह ही दिया है कि ये घर मेरा नहीं है, तो फिर आप हमारे साथ रहेंगी जीजी, हमारे घर में, जो आज से आपका भी घर है। अरे मालिनी तुम? हाँ जीजी, बहुत अच्छा हुआ जो सबिता के कहने पर मैं उसके साथ तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। क्यों जीजी, क्यों कभी कुछ नहीं बताया आपने हमें? अरे क्या बताती मालिनी, मेरे खुद के बेटे को ही मेरी परवाह नहीं। मेरी बहू मुझे एक वक्त का खाना तक नहीं पूछती। आस पड़ोस से मांग मांग कर गुजारा चला रही हूँ। ये सब कैसे बताती तुम्हें? किस मुंह से बताती? कसूर तो आखिर मेरी परवरिश का ही है ना। नहीं ताई जी, कसूर आपका नहीं, बल्कि जिसका है वक्त उसे सजा भी जरूर देगा। अभी आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको खाना खिलाऊंगी अपने हाथों से बनाकर। अरे नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम लोगों पर कैसे बोझ बन जाऊं? और अर्जुन वो क्या कहेगा? अरे उन्हें मैं खुद देख लूंगी, समझा लूंगी उन्हें। आप बिल्कुल चिंता मत करें, बस अपनी बहू पर भरोसा रखिए और चलिए हमारे साथ। ये कहकर सबिता ने शिल्पा को गले से लगा लिया और शिल्पा में अब सबिता को ना कहने की हिम्मत नहीं थी। उसने एक बार भी पलटकर अपने बेटे बहू की तरफ नहीं देखा
और सबिता और मालिनी के साथ चली गई अपनी बची हुई जिंदगी को आत्मन सम्मान के साथ जीने की। कर्मो एक गरीब किसान था। बेचारा हर साल खेत बोता, लेकिन हर साल उसकी फसल खराब हो जाती। दिन बहुत गरीबी में गुजर रहे थे। एक दिन कर्मो अपनी पत्नी निर्मला से बोला, पता नहीं कौन से कर्मों की सजा हमें मिल रही है। ये देखो जरा, बच्चों के चेहरे कैसे मुरझा से गए हैं। क्या ये इनके खाने पीने की उम्र नहीं? एक हफ्ते से मछली की इच्छा करके मगर दाल चावल खाकर सो जाते हैं। अब तो इनसे नजर भी नहीं मिलाई जाती। अरे कितनी बार कहा है कि खेतों का आसरा छोड़ो और कुछ काम कर लो, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। अरे निर्मला, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। तुम तो जानती हो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, फिर कोई दूसरा काम कैसे कर लूं मैं? शहर चलते हैं शहर। गांव में मेहनत मजदूरी करें तो शर्म सी लगती है कि कोई कहे कि खेती बाड़ी छोड़कर मजदूरी पर आ गए हैं, मगर शहर में तो कोई भी हमें नहीं जानता। दोनों मेहनत मजदूरी करेंगे और अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे पाएंगे। हाँ, ठीक कह रही हो तुम, लेकिन हम अपने खेत छोड़कर कैसे जा सकते हैं भला? अरे कर्मो जी, बेच क्यों नहीं देते अपने इन खेतों को? निर्मला, गांव में सब जानते हैं कि ये खेत उगाव नहीं है। कौन खरीदेगा इन्हें भला? अरे कोई खेती करे या ना करे, हमें उससे क्या मतलब जी। जो भी आपको इसका दाम मिले बेच दो। अब इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं। कर्मों के मन में निर्मला की बात बैठ गई। कहीं ना कहीं वो सही कह रही थी। आखिर ये गरीबों वाली जिंदगी कब तक जिएंगे? कर्मों ने गांव के जिम्मेदारों से खेत बेचने की बात की और एक जिम्मेदार को खेत बेचकर वो गांव के घर को ताला लगाकर अपने बच्चों और पत्नी को लेकर शहर आ गया। शहर आकर उन्होंने सबसे पहले तो किराए पर एक कमरा लिया। चलो भाई, शहर तो आ गए, अब जल्दी से काम खोजना पड़ेगा, वरना सारा पैसा यूं ही खर्च हो जाएगा। पापा, बहुत दिनों से हमने अच्छा खाना नहीं खाया। आज तो मम्मी से मछली फ्राई करने के लिए कह दो ना पापा। अरे मैं तो भूल ही गया। चलो आज मैं तुम्हें बाहर मछली फ्राई खिला कर ही आता हूँ। दोनों बच्चे ये सुनकर खुशी से उछल पड़े। मछली फ्राई बहुत पसंद है ना तुमको? हाँ, बहुत ज्यादा। पिताजी के मरने के बाद 3 साल मछली फ्राई वाले के पास काम करके घर का खर्चा चलाया था। तब से ही मछली फ्राई मन को चढ़ गई है मेरे। कर्मो उन सबको लेकर फिर बाहर मछली फ्राई खिलाने के लिए लेकर आ गया। निर्मला बोली, अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत भीड़ है, मुझे नहीं लगता कि जल्दी तुम्हारा नंबर आ पाएगा। तभी कर्मो मछली फ्राई वाले से बोला, अरे भैया, पहले जरा बच्चों को दे दो, इन्हें बहुत भूख लगी है। देखो भैया, इंतजार करना पड़ेगा। राजू फिश फ्राई वाले का बड़ा नाम है यहाँ। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। सब बहुत देर से खड़े हैं। तुम्हें पहले कैसे दे दूं? इंतजार करो, इंतजार, समय लग जाएगा। कर्मो और निर्मला आधा घंटा खड़े रहे, लेकिन उनका नंबर फिर भी नहीं आया। कर्मो परेशान होकर बोला, चलो यहाँ से। अरे बच्चे परेशान हो गए, कैसा आदमी है ये? अरे कम से कम बच्चों को तो पहले दे देता। चलो बच्चों, घर चलो, मैं तुम्हें ऐसी मछली फ्राई बनाकर खिलाऊंगा कि याद रखोगे। जब तुम्हें ये काम आता है तो तुम ही ये काम क्यों नहीं कर लेते जी? देख रहे हो ना, जब से हम यहाँ खड़े हैं इसने कितनी कमाई कर ली है। मुझे नहीं लगता कि कोई नौकरी वाला बंदा इतने पैसे कमा सकता है। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि इस काम को शुरू कर ही दूं। बस फिर क्या था, कर्मो ने एक ठेला लगा लिया जो कि था मछली फ्राई का। ठेला तो तैयार हो गया जी, लेकिन लगाएंगे कहाँ आप इसे? वो सड़क पर जो बरगद का पेड़ है ना, उसके नीचे लगा लेता हूँ। कर्मो ने बरगद के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा लिया। कर्मो के पास से एक ग्राहक गुजरा तो कर्मो ने उसे कहा, अरे भैया, ये कोई ऐसी वैसी मछली फ्राई नहीं है। पूरे 25 तरह के मसाले डालता हूँ इसमें। मेरी बीवी अपने हाथ से चटनी तैयार करती है। शुद्ध और ताज़ा सामान तैयार करता हूँ मैं इसमें। आओ भैया, जरा खा के तो देखो। लेकिन भैया, हम तो राजू से मछली फ्राई खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनाता है वो। अरे एक बार यहाँ खाकर तो देखो, मछली फ्राई के साथ साथ उंगलियां भी चाट जाओगे। कर्मो अपने ग्राहकों को तरह तरह से मनाने की कोशिश करता। साल भर में ही सारे के सारे ग्राहक राजू के पास से हटकर कर्मो के पास आने लगे। कर्मो बहुत खुश था।
अब उसके पास भी बहुत भीड़ रहती थी। दिन भर में करीब 1000 रुपयों की बिक्री तो हो ही जाती थी। लेकिन राजू बहुत दुखी था। अब उसके पास पहले जितने ग्राहक नहीं थे। एक दिन राजू उधर से गुजर रहा था। उसने वहां करमू का ठेला देखा तो समझ गया कि उसके ग्राहक क्यों कम हो गए हैं। वो करमू के पास आकर बोला, अरे क्या करमू भैया, तुमने तो मेरे पेट पर लात ही मार दी है। मेरे सारे ग्राहक तुम्हारे पास आने लगे। अरे तुम अपना ठेला कहीं और क्यों नहीं लगा लेते? अरे भाई, मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। अब कॉलोनी छोड़कर तो नहीं जा सकता ना। इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा ठेला तो सड़क पर है और तुम्हारा तो वीआईपी इलाके में है। इसीलिए तुम जाओ और अपना काम करो। अपने काम पर ध्यान दो भाई। करमू ने जैसे सबको अपने फिश फ्राई का दीवाना ही बना लिया था। हर रोज कुछ नए तरीके से फिश फ्राई बनाता, जिससे उसके ग्राहक बहुत खुश होते। और निर्मला कहती, देखा जी, मैंने कहती थी कि तुम कुछ और काम कर लो। भगवान की दया से आज हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं और आज हमारे पास सब कुछ है। करमू एक दिन बाजार से सामान लेने गया। दुकानदार ने उससे कहा, क्या बात है भैया, तुम्हारे जैसा मैंने कोई देखा नहीं। एक एक सामान जांच कर और बहुत कीमत वाला लेते हो। हाँ भाई साहब, मैं फिश फ्राई बनाता हूँ। अच्छी फिश फ्राई बनाने के लिए सामान भी तो अच्छा ही होना चाहिए। अरे ये सब कहने और सुनने की बातें हैं। मैंने देखा है कि लोग कम और घटिया क्वालिटी का सामान खरीदते हैं और अच्छी कीमत पर बेचते हैं। एक ने तो इसी काम से घर, गाड़ी और बंगला सब कुछ ही खरीद लिया। दुकानदार की बात सुनकर करमू के मन में लालच आ गया। उस दिन वो भी कम कीमत पर घटिया सामान लेकर चला गया। उसने देखा कि लोग उस घटिया क्वालिटी के सामान की फिश फ्राई भी अच्छी तरह से खा रहे हैं। करमू का लालच बढ़ गया। लेकिन निर्मला बोली, अरे करमू जी, ये कैसे मसाले लाए हो? इनकी तो एक्सपायरी डेट हो चुकी है और ये मछली भी बासी है। अरे शांत रहो, शांत। कुछ नहीं होता तारीख खत्म होने से। सब लोग मजे से खाते हैं और तुम जानती हो कि जहाँ 4 दिन में 2000 बचते थे, अब पूरे 4000 बच रहे हैं। लेकिन ये सही नहीं है जी। हमें किसी के सेहत के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो, कोई नहीं मर रहा। तुम चटनी बनाओ, चटनी। करमू ने उस खराब सामान से ही फिश फ्राई बनाकर लोगों को बेच। थोड़ी ही देर में कॉलोनी में हंगामा मच गया। अरे भैया, फिश फ्राई खाने वालों की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उनके पेट में तेज दर्द हुआ और उनके मुंह से झाग भी आ गया और वो बेहोश ही हो गए। किसी ने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस करमू को पकड़कर ले गई। निर्मला रोते हुए बोली, देखा मुन्ने के पापा, हमने ये कारोबार तब शुरू किया जब हमारे पास खाने का निवाला भी नहीं था। लेकिन जब भगवान ने दिया भी तो तुम्हें उस पर सब्र ही नहीं आया। तुम्हारे ज्यादा पैसे कमाने और लालच की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। सही कहती हो निर्मला, मेरी आंखें खुल गई। निर्मला, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लालच ने मुझे अंधा बना दिया। है भगवान, सब कुछ ठीक कर दो। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा और अच्छे से अच्छे सामान से ही फिश फ्राई बनाऊंगा। करमू की आंखों से लालच की पट्टी उतर चुकी थी। करमू ने पुलिस वाले के सामने अपने गुनाहों का एतराफ कर लिया और उनसे माफी मांगी। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो चुका था। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मुझे एक मौका और दे दो। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। करमू का अच्छा रवैया देखकर सब लोगों ने उसे माफ कर दिया और अपना केस वापस ले लिया। करमू फिर से अच्छे सामान से फिश फ्राई बनाने लगा और उसे समझ आ गया था कि लालच बुरी बला है।